नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर आशीष चांदा जी। दिल्ली इलेक्शंस के बाद अगर कोई बहुत बड़ा मामला आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के, मैं ये बोलूंगी हैट्स ऑफ टू देम, बढ़ चढ़ कर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मतलब बल्ले बल्ले कर रहे हैं लिटरली, क्योंकि जो इस पे आने वाला है डेवलपमेंट, वो कई सारी पार्टीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। वो जो आते हैं ना, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, लिटरली कुछ वो जो गोली चलाने वाला रिवॉल्वर को इतना ग्लोरीफाई करते थे और फिर वो क्रिमिनल से वो पॉलिटिशियन बन जाता है, सफेद कुर्ते में आ जाता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अ लॉट इज अबाउट टू चेंज। सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ नोट एंड यहां से शुरू होगा भारत की राजनीति का एक नया चैप्टर। आशीष भाई, वेरी वार्म वेलकम। अभी तक सुप्रीम कोर्ट टॉस कर देती थी फुटबॉल को या बॉल को पार्लियामेंट के, पर इस बार कहा कि बहुत हो गया, ये पार्लियामेंट वाले बदलने वाले नहीं है, इनके बस की कुछ है नहीं, इस बार हम करेंगे। ओवर टू यू, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। और जो लोग हमें सहायता करना चाहते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए, जो 1 और 2 मार्च को है, वो हमें सहायता कर सकते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद की, आप लोगों के सहयोग की कामना से आगे बढ़ते हैं। जी आशीष भाई, ओवर टू यू। जी गायत्री जी, आपको हमारे चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं ना, वो आप ही समझिएगा, इतना इंपॉर्टेंट, इतना वाइटल, इतना क्रिटिकल टॉपिक है जो हमारे देश की राजनीति की पूरी शक्ल और सूरत बदलने वाला है, दिशा और दशा बदलने वाला है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज तक निग्लेक्टेड रखा गया, जानबूझ के ओवरलुक्ड रखा गया और इसको इग्नोर किया गया। क्यों? क्योंकि इस हमाम में सभी नंगे हैं, अर्थात राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन या क्रिमिनल्स का पॉलिटाइजेशन। यानी कहने का अर्थ यह है कि क्या राजनीति में क्रिमिनल्स हैं या क्रिमिनल्स अब राजनीति करने लगे हैं। ये इतना अहम मुद्दा है जिसको इतनी खुशखबरी की खबर है कि 11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। जैसे आपने पहले कहा, पहले भी ये मुद्दा कई बार उठा है, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको फुटबॉल की तरह किक मारते हुए भेज दिया वापस पार्लियामेंट के खेमे में कि भैया ये लॉ मेकर्स का मामला है, उनको इसके ऊपर कोई रूल बनाने दीजिए, हमारे पास तो कोई केस आएगा तो एज पर टू द लॉज अवेलेबल। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हम लॉ नहीं बनाते, हम लॉ अपहोल्ड किया जाए इसकी सुरक्षा देते हैं और उस लॉ के अनुसार पनिशमेंट मिले हम इसका संरक्षण करते हैं। लॉ बनाना हमारा काम नहीं है और ये पार्लियामेंट को बनाने दीजिए। लेकिन अब जिसको बोलते हैं अति के बाद अंत आ गया, सुप्रीम कोर्ट की भी बर्दाश्त खत्म हो गई। क्यों बताऊंगा अभी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि भैया मैं आपकी पिटीशन सुनने के लिए तैयार हूं। और पिटीशन क्या है? पिटीशन ये है कि भाई जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं वो ही कानून बनाने वाले लोग कैसे हो सकते हैं। जब एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो फिर दोषी नेता जो है वो चुनाव कैसे लड़ सकता है? बड़ा बुनियादी सवाल है। और मैं चाहूंगा इन सवालों के ऊपर हमारे व्यूअर्स, क्योंकि बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, अपने अपने कमेंट्स लिखते जाएं और वो अपनी राय भी देते जाएं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका, जिसको PIL बोलते हैं, वो दायर की गई थी और वो एक बार नहीं कई बार दायर की गई। और उस दायर करने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ठीक है भैया हम आपकी सुनवाई करने को तैयार हैं। तो पहली जीत क्या कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिटेड एनक्लोज्ड टाइम फ्रेम दे दिया कि 3 हफ्ते 3 वीक्स का टाइम दे रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन को और सेंटर को कि वो भी इस पे अपनी राय दे कि भाई क्या ऐसा होना चाहिए कि जिनके ऊपर खतरनाक मुकदमे चल रहे हैं, जो टेंटेड लीडर्स हैं, उनको इलेक्शन लड़ने ही ना दिया जाए, या जो बन चुके हैं उनको सदा के लिए पॉलिटिक्स से डिबार कर दिया जाए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? 3 हफ्ते का टाइम, 3 वीक्स का टाइम दिया है जिसके अंदर आपको जवाब देना है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस मनमोहन एंड दीपांकर दत्ता जी, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस हैं जो इस केस को देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर मामले को, उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर इस 3 हफ्ते के अंदर सेंटर या इलेक्शन कमीशन अपनी राय नहीं देता, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इसके बावजूद भी इसकी सुनवाई जो है 3 हफ्ते बाद 4 मार्च को होनी तय है।
यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है कि भैया अब इस पे सुनवाई पक्का होगी और कोई ना कोई निष्कर्ष इस बार जरूर निकाला जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी कि भाई जो दोषी विधायक या सांसद आप कहें, आप उनके ऊपर सदा के लिए बैन नहीं लगाते हैं। आप क्या करते हैं? जो करंट रूल है, जब राहुल गांधी के केस में भी देखा, वो करंट रूल ये कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक ऐसी सजा पाता है जो 2 साल या उससे ज्यादा की होती है, तो वो 2 साल या उससे ज्यादा की जितने भी टाइम की सजा है, वो सजा पाने के बाद अगले 6 साल के लिए वो निष्कासित, निलंबित, सस्पेंडेड, एक्सपेल्ड हो जाता है। राइट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई मुझे आप एक बात बताइए, अगर एक सरकारी मुलाजिम, सरकारी एम्प्लॉय, अगर वो किसी अपराध में पकड़ा जाता है और वो प्रूव हो जाता है कि वो गिल्टी है और उसको सजा हो जाती है, तो ऐसे में जिंदगी भर के लिए वो उस सरकारी नौकरी को दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता। तो फिर ये एमएलए और एमपी सिर्फ 6 साल के लिए डिबार क्यों किए जा रहे हैं? इनको जिंदगी भर के लिए क्यों नहीं किया जा रहा? ये बड़ा ही एक, जिसे कहूंगा, माइन्यूट लेकिन बड़ी रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की यहां पे निकल के सामने आई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें इसके ऊपर भी आपकी राय चाहिए कि आखिर वो क्या मुकदमे होने चाहिए, किस लेवल का क्राइम होना चाहिए, जिसके बाद हम ये डिसीजन लें कि इस आदमी को हमें डिबार करना है या नहीं करना है। और दूसरा, अगर डिबार कर दिया तो कितने समय के लिए डिबार करना है। एक गायत्री जी, आपके दर्शक ये जान के बड़े हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि एक मामूली आदमी, एक आम आदमी जिसको कहते हैं, अगर उसके ऊपर एक एफआईआर भी हो जाती है ना, वो जिंदगी भर कांस्टेबल नहीं बन सकता। लेकिन वहीं एक दूसरा आदमी जिसके ऊपर 100 एफआईआर नहीं, 100 मुकदमे चल रहे हो, फिर भी वो एमएलए और एमपी बन सकता है। हम में से कौन नहीं जानता मुख्तार अंसारी का नाम? हम में से कौन नहीं जानता अमरिंदर सिंह का नाम? जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ना और एमपी और एमएलए बन जाना, ये कहां तक तर्क संगत है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी बड़ी तल्ख टिप्पणी करते हुए ये बात कही। और ये पूरा का पूरा मामला कैसे उठा, अब उस चीज को समझ लेते हैं। एक्चुअली जो पिटीशन थी जिसको कोर्ट सुन रहा था, वो बीजेपी लीडर और एक रिनाउंड लॉयर अश्विनी उपाध्याय जी द्वारा मूव की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8 और 9 ऑफ जन प्रतिनिधित्व कानून को इसके ऊपर उसकी जो वैलिडिटी है चैलेंज करते हुए उन्होंने ये पिटीशन लगाई थी। तो आपके जो दर्शक जानना चाहें, धारा 8 क्या कहती है इस जन प्रतिनिधित्व कानून की? वो ये कहती है, जो मैंने भी पहले बताई, कि किसी भी सदस्य जो माननीय सांसद या विधायक है, अगर उसको सजा होती है तो सदस्यता रद्द होगी, प्लस उसके बाद अगले 6 साल तक वो है डिबार रहेगा। ये धारा 8 कहती है। धारा 9 क्या कहती है कि अगर भ्रष्टाचार या देश विरोधी गतिविधियां में कोई सरकारी कर्मचारी बर्खास्त होता है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे गायत्री जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट निकल के सामने आएगा कि क्या ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये सारी प्रोसीडिंग्स, ये सारी कार्रवाई, ये सब ये आज की है क्या? ये आज से चल रहा है क्या मामला? अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई अपना जिसे कहते हैं अपना रुख इख्तियार कर लिया? सुप्रीम कोर्ट को कैसे दिमाग में आया कि कैन लॉ ब्रेकर्स बी लॉ मेकर्स? इतनी बड़ी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दे दी? तो ये आपके दर्शकों को ये बता दूं कि ये मामला आज और कल का नहीं है। असल में ये मामला काफी पुराना है। ये मामला डेट बैक कर रहा है तकरीबन तकरीबन आप समझिएगा, आज नहीं, आज से 2013, बोले तो आज से 12 साल पहले इस मामले की नींव रखी गई थी। 12 साल पहले तब जस्टिस ए के पटनायक और जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय इस मामले को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं हम होने देंगे और एमएलए एमपी की जो सदस्यता 2 साल से ऊपर होने पर रद्द होती थी, ये उनका दिया हुआ डिसीजन था 13 साल से। लेकिन इसके बावजूद भी ये चीजें इंप्लीमेंट होके राजनीति का अपराधीकरण रुक नहीं पा रहा था, क्योंकि खुद इसको संरक्षण कौन दे रही थी? पॉलिटिकल पार्टीज। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डिसीजन लेंगे नहीं, और किसी भी पार्लियामेंट में कोई कानून ऐसा पारित हो नहीं रहा था जिसके चलते हुए ये राजनीति का अपराधीकरण रोका जा सके। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे कहना चाहिए, एक स्टेप आगे चले गए। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं
तो 2013 की मैंने बात बताई गायत्री जी, 2016 में भी सेम इसी बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय जी ने एक और पीआईएल लॉन्च की थी, जब उन्होंने ये कहा था कि धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता ही गलत है। और बहुत सिंपल सी बात उन्होंने उस समय भी ये बताई थी कि पॉलिटिकल लीडर्स टेंटेड क्यों होने चाहिए? क्या हमारे पास साफ सुथरे लीडर्स नहीं है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज को साफ सुथरे लीडर मिलने खत्म हो गए हैं? और अगर आपको पॉलिटिक्स को साफ करना है तो इनके ऊपर लाइफ लॉन्ग बैन लगाना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये आपके लिए कंपलसरी है कि आपको वो बैन लगाना ही पड़ेगा। गायत्री जी, ये मामले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स की सफाई हो। वो जब हम पिक्चर देखते हैं ना अनिल कपूर की, कि एक दिन का सीएम बनता है, किस तरह से चेंजेस लेके आता है, हम सब चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स भी साफ सुथरी हो। लेकिन ऐसा हो पा रहा है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं अपनी विलेबिलिटी के चक्कर में ये एक जो क्रिमिनल नेक्सस है इसके साथ फंस जाती है। लेकिन दाल में नमक तक तो चलो चल जाए, पर जब नमक में दाल आने लगे तो असली प्रॉब्लम खड़ी होती है। व्हाई डू आई से दैट? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक पॉलिटिशियंस का क्रिमिनल नेक्सस या क्रिमिनल बैकग्राउंड था, ये एक विषय था। बात तो तब हद से परे निकल गई जब क्रिमिनल्स ने पॉलिटिक्स में आना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको वो पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिलनी शुरू हो गई। वो पुलिस वाला जो उनका कॉलर पकड़ के उनको धमकाया करता था, जैसे ही वो गुंडे राजा नेताजी बन गए, इमीडिएटली क्या हुआ, उस पुलिस वाले को मजबूरी में उन्हीं को सलाम ठोकना पड़ा। ये जो एक चलन चल गया, ये जितने भी गुंडे थे उनके अंदर एक ऐसा एक दिवालियापन, ये दीवानापन शुरू हो गया कि हम भी नेता बन जाएंगे तो हमें पावर भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, गुंडागर्दी और ज्यादा अच्छे तरीके से करने का एक लीगल लाइसेंस मिल जाएगा। इसी के चलते हुए 5 जनवरी 2017 को एक और पीआईएल लॉन्च की गई। और उस समय तो गायत्री जी 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने थे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इमीडिएटली हमें अर्जेंट हियरिंग करनी पड़ेगी। उस समय हमारे चीफ जस्टिस जेएस खेलकर थे और हमारे जाने पहचाने नाम जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एन वी रमाना उस बेंच के सदस्य थे। लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली? हुआ अल्टीमेटली ये कि फिर से बातें हुई, फिर से बहुत सारी डिस्कशंस हुई, पर अल्टीमेटली रिजल्ट 0 का 0 रहा। फिर 8 मार्च 2016 को ये डिसीजन हुआ कि भाई एक 3 बेंच का इसका जज का बेंच बना देते हैं। ये इतना सीरियस मामला है, ये एक जज के बस का नहीं है, 3 बेंच का बना देते हैं। और 3 बेंच का बनाने के बाद इसको एग्जामिन करना शुरू किया गया। लेकिन उन्हें भी लगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इससे हो सकता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको आपको दर्शकों को बता दूं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का बेंच बनाना कंपलसरी हो जाता है। तो फिर यह डिसीजन हुआ कि 5 जज का बेंच बनाते हैं और उससे ये हम जो है एक फैसले पे पहुंचेंगे। इस पर्टिकुलर बात के ऊपर ना सिर्फ अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी लीडर मैंने बताया उन्होंने पीआईएल लॉन्च की, बल्कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर जे एम लिंदोग ने भी अपनी जो थी पीआईएल लॉन्च की। एक एनजीओ जिसका नाम था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, उसने भी पीआईएल लॉन्च की। यानी हर तरफ से कहीं ना कहीं ये दबाव जो था वो पड़ने लगा इनके ऊपर कि भाई हम कुछ ना कुछ करके कैसे करके हम इस मामले को अब हमें सलटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव आए चले जा रहा है। गायत्री जी 2017 3 अप्रैल को फिर से एक अर्जेंट हियरिंग की पिटीशन आई, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अर्जेंट नहीं सुनेंगे, जब टाइम आएगा तभी सुनेंगे। यानी कुछ सोच में परिवर्तन वहां पे सुप्रीम कोर्ट के फिर आया। फिर बात गई 2020 में। यानी मैं आपको दर्शकों को क्यों बता रहा हूं कि कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। और 2020 में फिर से ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को न्यूट्रल करने के लिए ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमें रोकना पड़ेगा। तब जाके 2020 में ये डायरेक्शन पास किए सुप्रीम कोर्ट ने। 5 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन पास किए उस समय। पहला क्या
कि जो भी प्रत्याशी होगा जिसकी कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड होगी, उसको प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र में और डिजिटल मीडिया में कम से कम 3 बार अपनी सारी डिटेल देनी होगी इलेक्शन से पहले, ताकि जो वोटर्स हैं उन्हें पता चले कि आपके क्या-क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड और केसेस हैं। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म होता है, उसमें आपको बोल्ड में लिखना होगा कि आपके क्रिमिनल केसेस क्या-क्या हैं और कितने हैं। तीसरा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, किसी को भी नॉन एप्लीकेबल या ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। चौथा, जो पॉलिटिकल पार्टी आपको स्पॉन्सर कर रही है या टिकट दे रही है, उस पॉलिटिकल पार्टी को भी अपनी वेबसाइट में आपके नाम और आपके कैंडिडेचर के साथ आपके सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, उस पॉलिटिकल पार्टी को यह भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने आपको ही कैंडिडेट क्यों बनाया, और वो जो रीजन है वो रीजन आपकी क्वालिफिकेशन और मेरिट पे बेस्ड होना चाहिए, विनेबिलिटी पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि आप इस एरिया के गुंडे हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि आपका दबदबा है इसलिए आप ये चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए आपको टिकट दी। ये डिस्क्वालीफाई करने के लिए वैलिड ग्राउंड होगा, आपकी विनेबिलिटी के ऊपर नहीं देना। इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए गए, लेकिन फिर से बात वही, क्या इनका इंप्लीमेंटेशन उस तरीके से हुआ जिस तरीके से होना चाहिए? जवाब है बहुत क्लियरली नहीं हुआ। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये सारी की सारी बात लाइमलाइट में गायत्री जी क्यों आई? अब मैं सम अप करते हुए एक चीज बताता हूं आपके दर्शकों को। ये सारा लाइमलाइट में मामला कैसे आया? ये सारा लाइमलाइट में मामला आया अभी थोड़े दिन पहले 23 जनवरी 2025 को। अभी हम कोई टॉपिक लें, डॉक्टर आशीष शांडा और गायत्री जी टॉपिक लें और उसमें आम आदमी पार्टी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना, देश दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको आलू तो मिल ही जाएगा। इसी तरीके से हम कोई भी टॉपिक उठाएं उसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र तो आ ही जाएगा। अब वो आता है जिक्र जिसकी वजह से ये सारा मामला एकदम से हवा पकड़ गया। डेट ठहरी 23 जनवरी 2025। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इस डेट पे सुप्रीम कोर्ट के एक 2 जजेस के बेंच ने एक फैसला सुनाया, और वो फैसला स्प्लिट फैसला था, यानी 2 ही जजेस थे और दोनों की राय मिलती नहीं थी। मामला क्या था? एक अभियुक्त जिसका नाम है ताहिर हुसैन। ये ताहिर हुसैन कौन है? ये आम आदमी पार्टी का फॉर्मर काउंसलर। क्यों इसके ऊपर मुकदमा चल रहा था? क्योंकि 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के राइट्स में ये प्रमुख अपराधी माना गया था और इसके ऊपर ही मुकदमा चल रहा था। और ये भाई साहब ने क्या किया? आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के AIMIM के कैंडिडेट बन गए दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के अंदर। अब जब ये कैंडिडेट बन गए तो इन्होंने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया हाई कोर्ट में। ग्राउंड क्या था? वही अरविंद केजरीवाल वाला कि भाई मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना है और उसके लिए मुझे कन्वेंसिंग करनी है, पब्लिसिटी करनी है, तो मुझको इंटरिम बेल दी जाए। हाई कोर्ट ने इनकी इंटरिम बेल की याचिका को रिजेक्ट कर दिया। फिर भाई साहब क्या हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में भी जाके इन्होंने यही बात कही कि भाई मुझे इंटरिम बेल दे दी जाए। क्यों दे दी जाए? क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना है और मुझे कन्वेंसिंग करनी है। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस इसको सुन रहे थे गायत्री जी। ये आपके दर्शकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम इन्वर्टेड कॉमर्स में बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। 2 जजेस थे, एक थे जस्टिस मित्तल और दूसरे जस्टिस अमानुल्लाह। दोबारा बता दूं ना, जस्टिस अमानुल्लाह। और मामला किसका था? रामदेव वाले केस से वो काफी पॉपुलर हो गए हैं, हमने सुना। वो उसके वही बोले थे ना, फाड़ के रख देंगे। दैट वाज हिज लैंग्वेज। इमेजिन अ चीफ कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज सेइंग फाड़ कर रख देंगे। जी। अभी यहां सुनिएगा, यहां पे इस मामले को ये 2 जज देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और दोनों ही रिनाउंड ऑनरेबल जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं। लेकिन एक का नाम है जस्टिस मित्तल और दूसरे का नाम है जस्टिस अमानतुल्लाह। जस्टिस मित्तल क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई हम आपकी इंटरिम बेल को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन सिटीजन्स को क्लीनर पॉलिटिक्स चाहिए और सभी टेंटेड लीडर्स को यहां पे हम इलेक्शन कंटेस्ट करने से मना करने के हक में हैं। इसलिए हम आपकी बेल, इंटरिम बेल को रिजेक्ट करते हैं। सुनने में कितना तर्क संगत लगता है, लेकिन वहीं पे जस्टिस अमानुल्लाह ने उनकी बेल को अप्रूव किया।
हम आपको बेल देते हैं। और क्या ग्राउंड दिया उसका, क्योंकि उनको रीजन देने पड़ते हैं। ग्राउंड ये दिया कि भले ही आप पे लगाए गए सारे इल्जाम बहुत सीरियस किस्म के हैं, ग्रेव एंड रिप्रीहेंसिबल हैं, लेकिन हैं तो आखिरकार इल्जाम ही ना, अभी कुछ प्रूव तो नहीं हुआ। ये जस्टिस कह रहे हैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, अपने डिसीजन में। मैं लाइन पढ़ के बता देता हूं। ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट हुसैन आर ग्रेव एंड रिप्रीहेंसिबल, बट एट दिस मोमेंट दे आर जस्ट एलिगेशन। ये जस्टिस का कहना है। और एज पर लॉ, irrespective of how much grave the offenses are, they are still alleged and not proven, hence they cannot be a ground to deny bail. तो भाई साहब, इसका मतलब तो ये हुआ, अगर कोई खून का आरोपी है, कोई दंगों का आरोपी है, जिसको अभी तक केस का फैसला नहीं हुआ, आप उसको इसलिए बेल दे दोगे क्योंकि वो आरोपी है, फिर तो सभी आरोपियों को बेल दे दीजिए, फिर तो बात ही कुछ नहीं रहेगी, फिर तो मेरिट ऑफ द केस ही क्या रह गया। लेकिन जस्टिस अमानतुल्लाह से ताहिर हुसैन को बेल दिए बिना रुका नहीं गया। और हमारी जुडिशरी की सच कहूं तो बड़ी हैरान करने वाली आंसर क्या है, आपके ऑडियंस के मन में होगा कि डॉक्टर साहब, दो जजेस का ये बेंच था, एक ने हां कही, एक ने ना कही, फैसला क्या हुआ? तो फैसला ये हुआ, ये बात थी 23 जनवरी 2025 की, और 29 जनवरी 2025 को आखिरकार फिर से सुप्रीम जज जो थे झुक गए इंसानियत के आगे। वो इंसानियत जो शर्मसार हुई थी दिल्ली दंगों के अंदर, और आखिरकार इस व्यक्ति को इंटरिम बेल दे दी गई। सो ही गॉट द इंटरिम बेल। इतना सब होने के बावजूद अभी समझिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, इन सब बातों के चलते हुए कह रहा हूं कि जो 11 फरवरी 2025 को अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता का, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई हम ये मानते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स को क्लीन करना पड़ेगा, तभी इस देश का उद्धार होगा। वरना यहां पे तो समझिएगा, जो लोग बात यहां से शुरू हुई थी कि भाई कोई पॉलिटिकल लीडर है, अगर उससे अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करते करते इतनी बात बिगड़ गई है कि अब अपराधी पॉलिटिक्स में आने को तैयार बैठे हैं और वो संरक्षण पा रहे हैं। तो क्या इससे देश का भला होगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होगा? क्या अच्छी ब्रीड नेताओं की आपको मिलेगी? और आप खुद सोचिएगा, जब अमरिंदर सिंह, मुख्तार अंसारी, ऐसे लोग अगर एमएलए एमपी बन के आपके यहाँ पे पार्लियामेंट में जाएंगे और लॉ ब्रेकर्स ही लॉ मेकर्स बन जाएंगे, यानी रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, या आप भक्षक को ही अपना रक्षक मान लेंगे, तो फिर कैसे देश का उद्धार होगा? क्या लोगों के सामने आप एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट रख रहे हैं, क्या एथिक्स रख रहे हैं? और फिर यही लोग जो आज एमएलए बने हैं, कल एमपी बनेंगे, कल एमपी बनेंगे, फिर मिनिस्टर बनेंगे। और आपको यह भी पता है कि इवन अ प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो एन एमपी। सो एनीबडी हु कैन बी एन एमपी कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर, can be a deputy prime minister, can be a defense minister, can be a home minister। तो सोच के देखिएगा, जो खुलेआम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो खुलेआम गुंडागर्दी को सपोर्ट करते हैं, जिनके ऊपर कई कई 100 मामले लगे हुए हैं, अगर ऐसा कोई आदमी देश का होम मिनिस्टर बन जाए तो आपके देश को अफगानिस्तान बनने से कौन रोक सकता है? फिर आपके देश में तालिबान आने से कौन रोक सकता है? और अगर ऐसा नहीं तो मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सच में बधाई के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता, जिन्होंने इतना तक कह दिया कि भाई 3 हफ्ते का टाइम है इलेक्शन कमीशन और सेंटर के पास कि वो बताएं वो क्या चाहते हैं, इसके ऊपर हमें सुनवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और अगर उनका जवाब नहीं भी आया तो भी हम सुनवाई 100% करेंगे और 4 मार्च को इसके ऊपर आगे की सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है ये सच में बहुत ही मुबारक कदम है सुप्रीम कोर्ट का, और हम सभी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जितनी तारीफ करें। आपने और मैंने कितने ही शोज के अंदर इनको अलग अलग नामों से बुलाया है, इनकी बार बार तारे उधेड़ी हैं, बार बार जब गलत काम हुए तो इनको उलाहना दिया है, लेकिन अगर कोई सही काम हुआ तो अगर ये तारीफ के पात्र हैं तो हमें तारीफ भी करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ आए। जैसा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्रिमिनल्स हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। लेकिन इस पर्टिकुलर पीआईएल को या तो बार बार अश्विनी उपाध्याय जी ने ही मूव किया, जो बीजेपी के लीडर हैं, और स्टेट यूनिट के
उस समय के स्पोक्स पर्सन भी थे, या नलिन कोहली जी ने मूव किया, जो अगेन एक रिनाउंड लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के और बीजेपी के बड़े लीडर हैं, लेकिन और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जो कि आधी रात को आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाती है और राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हुए बैटरी ऑफ लॉयर्स भी खड़े कर देती है, लेकिन इतने अहम मुद्दे पे किसी राहुल गांधी ने, किसी सोनिया गांधी ने, किसी और बड़े नेता ने कोई अपना मुंह अभी तक नहीं खोला एक्सेप्ट बीजेपी लीडर्स। इसलिए इसके लिए बीजेपी लीडर्स भी बधाई के पात्र हैं। ओवर टू यू गायत्री जी। बीजेपी के लीडर्स बार बार लेकर आते रहे। देखिए, अपराधीकरण तो तभी शुरू हो गया था जब नेहरू के समय पे बैलेट बॉक्सेस उठाकर भागते थे लोग। उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि जिसकी लाठी उसका भैंस। तो लाठी किसके पास होगी? गुंडे के पास होगी। तो उनको ये चीज समझ में आ गई थी, और उनके पास पैसा होता है। तो क्रिमिनल ऐसा नहीं है कि जो हर पैसे वाला गुंडा होता है, बट ज्यादातर गुंडों के पास पैसा होता है। तो उनको पैसा चाहिए था इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड इट वाज अ इजी वे। 1960s का दौर था, 70s का। सब जो हम लोगों से उम्र में काफी बड़े, उन लोगों को याद होगा कि किस तरीके से बैलेट ही जला दिए जाते थे। पर अब वेरी गुड मूव, आई वुड से, दे रहा। अब लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं। बट पीआईएल एक्सेप्ट करना अपने आप में ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि अभी तक, इससे पहले वो पीआईएल भी एक्सेप्ट नहीं होती थी। बार बार बोला जाता था कि पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पर क्या है, लॉ मेकर्स अपने ऊपर ही लॉ नहीं बनाते हैं ना, वो तो बाकियों के लिए लॉ बनाते हैं, राइट? हलवाई कभी अपनी अपनी दुकान का मिठाई नहीं चखता है। उसी तरीके से जो लॉ मेकर्स होते हैं ना, ये कभी अपने लिए लॉ नहीं बनाते हैं, बाकी सबके लिए लॉ बनाते हैं। सो दैट इज इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट और सहयोग करना चाहते हैं, तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं in terms of some items and all, you can get in touch with me on the given email ID. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।